नाउ वी आर मूविंग टू द वाई स्मार्ट नोट्स। मैं स्मार्ट नोट्स क्यों आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओजांग सर 1 घंटा मैं दे रहा हूं, आप 1 घंटा अपना दे रहे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी कीमत है। लेट्स स्टार्ट इट। हम ये क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, जब हम स्मार्ट नोट्स बनाते हैं, स्मार्ट नोट्स नॉट कन्वेंशनल नोट्स, याद रखना मैं इस वाले जो है वो नोट्स का विरोधी हूं। चाहे आपको मेरा समर्थन करना हो ना करना हो, या आप अपना जाने, लेकिन मैं हमेशा स्मार्ट तरीके से बात करता हूं। अगर आज आपको इस कंपटीशन में आगे जाना है तो केवल हार्डवर्क काम नहीं करेगा, हार्डवर्क के साथ टाइम सेविंग यानी कि समय को बचत करने वाली तकनीकों पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय ही आपका दोस्त और समय ही आपका दुश्मन है। याद रखिएगा, ये टाइम टॉपर के लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। दुनिया की कोई माइकलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी घड़ी में 48 घंटे बचते हो। बस आपको स्मार्ट टेक्निक्स का प्रयोग करके अपने 24 घंटे 48 घंटे में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, और वही सिखाने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो स्मार्ट नोट्स जो है वो उसमें सबसे बड़ी फायदा होता है कि टाइम सेविंग यानी समय की बहुत बड़ी बचत करते हैं। ठीक है, ये बनाने में भी और इनको पढ़ने में भी, दोनों तरफ से ये समय की बहुत बड़ी बचत करते हैं। नेक्स्ट वन, इजी टू अंडरस्टैंड। इनको इजी क्विक रिवीजन। मेरे स्टूडेंट तो नोट्स जो है वो कॉपी में रखते ही नहीं, उनका दीवारों पे नोट्स। आज भी एक बच्चे ने मुझे फोटो भेजी, सर ये मेरे कमरे का जो है फोटो है। तो ब्रश करिए, बाल झाड़िए, गाने सुनिए, टहलिए, कुछ भी करिए, मेरे नोट्स रिवाइज होने चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट वन, वेरी क्रिएटिव। इसमें आपकी रचनात्मकता होनी चाहिए। और मैंने आपको लास्ट में, अगर आपको याद होगा क्लास, मैंने आपको बताया था मेमोरी के 3 फंडा होते हैं। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई सॉ, आई लर्न। अब मैंने क्या किया? मैंने देखा, मुझे याद हो गया। रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। अब मैंने करके देखा, मैं सीख गया। तो अगर सीखना है, क्रिएटिविटी लेकर आनी है, तो आपको इस तरह के नोट्स में जाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट वन इज एक्टिव स्टडीज, यानी जो आपको सुस्ती आती है, डे ड्रीमिंग आती है, दिमाग भटकता है, वो सारा का सारा यहां पर रुक जाएगा। इसीलिए स्मार्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दिस इज द बस जो हमारा फंडामेंटल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें इसके फायदे समझ में आ गए, हमें आज की क्लास में क्या क्या आउटपुट मिलना है वो समझ में आ गया। अब हम इसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि हम इसको एक्सप्लोर 1 बाय 1 कैसे करेंगे। चलिए, स्मार्ट नोट्स मैंने आपको पहले बताया था कि मिनिमम 4 तरह के होते हैं हायर लेवल पे। लोअर लेवल से स्मार्ट नोट्स, एक कन्वेंशनल नोट्स बनाते हैं, इसके बाद भी इसके जो है वो अलग अलग लेवल होते हैं जो आपकी मैच्योरिटी के साथ आपको सिखाए जाते हैं। जो इंटरनेशनल, टोनी बुज़ैन इसके जो है लीडिंग एक्सपर्ट थे, वो बेसिकली इसके फंडामेंटल्स होते हैं। तो इस पे कई लेवल होते हैं। जो मैंने देखा है अभी तक मेरे अपने अनुभव से, जो टॉपर्स होते हैं, जो मतलब यूपीएससी को टॉप करते हैं, एग्जाम्स को टॉप करते हैं, वो साइनॉप्सिस बनाना सीख जाते हैं। मतलब अपनी प्रैक्टिस में वो साइनॉप्सिस बनाना सीख जाते हैं। साइनॉप्सिस ऐसा होता है कि अगर वो नोट्स आपको दे भी दें तो आप कभी भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। मतलब वो इस तरह से होता है कि वो उनकी कोडिंग और डिकोडिंग के साथ चलता है, और इतने छोटे छोटे नोट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि वो पूरा, मतलब अगर वो सेंटर तक भी जा रहे हैं एग्जाम देने मेंस का, तो उतनी देर में वो अपना नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। और आप मोटा पोथा लेकर घूमते हैं, आप नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। दिस इज द फंडामेंटल। जो टॉपर्स होते हैं वो कोई अलग लोग नहीं होते हैं, वो हर काम को अलग करते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जब मैं आपकी कल क्लास ले रहा था, तो मैंने कहा था कि टीना डाबी ने आंसर लिखा इसलिए नहीं महत्वपूर्ण हुआ, टीना डाबी को आंसर लिखना आया इसलिए टीना डाबी का नाम हुआ और उनका सिलेक्शन हुआ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं वापस आपको जो है वो यहां पर लेकर आ रहा हूं। तो जो सबसे पहले मेथड मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा होता कैसे है। लास्ट टाइम मैंने इसका ओवरव्यू लिया था कि कैसे इसमें हुकिंग की जाती है, फ्लो कैसे क्रिएट किया जाता है, और गलती क्या होती है आपसे, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज। और कैसे मैं अपनी क्लास में अभी आप दिखाऊंगा कि मेरी क्लास में ओजांकियंस जो हैं वो कैसे इसी तरह नोट्स करते हैं। उनका नोट्स करने का तरीका ही बदल चुका है, और इंस्टा पे मैं शेयर कर रहा हूं, उसको हजारों लोग देख रहे हैं। सो इसका नाम है LWMI, जो फर्स्ट मैंने जो है डेवलप किया है। दैट इज अ लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, यानी कम से शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारियों को लेकर आने की जो विधि होती है उसको हम लोग LWMI कहते हैं, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और मेरी पूरी क्लासेस जो होती हैं सभी जानते हैं कि मैं अपने नोट्स को डेवलप करता हूं, और मेरी हैंड राइटिंग में मैं क्लास में पढ़ाता हूं। वो कोई स्लाइड वाइड वाला हमारे यहाँ चक्कर थोड़ा सा नहीं होता है। हमारे यहाँ वो वाला नहीं होता, टीचर ऐसे जो मुंह करके ऐसे गोल गोल घेरता रहे किसी और की बनाई हुई PPT पे, वो हमारे यहाँ नहीं होता। आपको पता होगा, सारे जितने बच्चे मुझे जानते हैं, मेरी क्लास में हैं, वो ये जानते हैं कि मैं कार्टून्स, कैरेक्टर्स और LWMI बेस पे अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करता हूं। लेट्स स्टार्ट इट। अब LWMI को हम लोग सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसके कुछ फंडामेंटल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि कुछ लाइनों को खींच देने से LWMI प्रिपेयर हो जाता है, नहीं होता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, और अगला सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है LWMI मेथड्स की, राइट? LWMI की प्रक्रिया लिखिए, मैं इसको बोलता हूं आर्ट है। मैंने बताया था एक तो इसके लिए स्किल चाहिए, दूसरी इसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और तीसरी कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी किसी भी चीज को दक्षता, उसकी जो है वो लगातार अभ्यास, और तीसरा लगातार जो है उसके साथ निरंतरता बनाए रखना। अगर आप किसी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, यूपीएससी को अपने सपनों के साथ टॉप 100 में क्रैक करना चाहते हैं, तो ये 3 चीज याद रखिएगा। एक तो आपको दक्षता पैदा करनी पड़ेगी, चाहे कोई विषय पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, इंटरव्यू में बोलने की क्षमता की बात कर रहे हैं, आपको नंबर 1 दक्षता पैदा करनी पड़ेगी, याद रखिए स्किल सेट। नंबर 2 प्रैक्टिस, बार बार करना पड़ेगा, बारंबारता लेकर आनी पड़ेगी, रिपीटेशन होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज कंसिस्टेंसी, यानी उसमें निरंतरता होनी चाहिए। आज किया, अगले बृहस्पतिवार किया, फिर भूल गए, ऐसा नहीं होगा, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए आपकी। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे लिखकर भेज रहे हैं, मजा आ रहा है यहां पर कि वो इस क्लास में इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी आंसर दिया, वो मुझे बता रहे हैं कि आप लोग इस चैनल पे लगातार सीख रहे हैं। ये चैनल सीखने के लिए है, जिसको ट्रॉलिंग करनी है, मौज काटना है, वैसे भी वहां जाए यार, बहुत कुछ अब नया नया हो रहा है, उनका टाइम कट जाएगा, आज टाइम कटेगा, कल आप कटेंगे, दोनों का जो हिसाब किताब जो है वो ब्रह्म में बराबर हो जाएगा, ब्रह्मांड में। चलिए हम अगले में पहुंचते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात करता हूं, इस आर्ट को सीखने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है। लेट्स प्रोसीजर, ठीक है। चलिए नंबर 1, हमें जब भी हमारे पास कोई बुक आती है, लक्ष्मीकांत जैसे एक बच्ची ने कहा, विपिन चंद्रा, किसी ने स्पेक्ट्रम कहा, किसी के एनसीईआरटी, आपकी अपने अपनी है, बुक्स आपने अपने पास रख ली होंगी। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है स्टेप 1 में, फाइंड आउट थीम या टॉपिक। सबसे पहले हमें थीम या टॉपिक पर विचार करना होता है कि मेरी थीम मतलब किस तरह से ये सब्जेक्ट फ्लो होने जा रहा है, चैप्टर फ्लो होने जा रहा है। इसके बाद उसका टॉपिक आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और एक्टिव स्टडी कहां चली जाएगी? कीवर्ड्स क्या होता है, वो 1 वर्ड या 2 वर्ड्स के अंदर ही डिफाइन हो जाता है, 1 वर्ड्स या 2 वर्ड के अंदर ही डिफाइन हो जाता है। हमें किसी सेंटेंस का कीवर्ड यानी कुंजी वाक्य ढूंढना पड़ता है, वो ऐसा शब्द जिस पर वो पूरा लाइन या पूरा स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। याद रखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसी के अंदर आपकी पूरी इन्वॉल्वमेंट प्रवेश कर जाती है। तीसरा, स्टार्ट हुकिंग, हमें हुक्स बनाने होते हैं, और ये हुक्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर आपने मेरे LWMI नोट्स देखे होंगे तो वहां पर क्या होता है, मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो करता जाता हूं, हर पॉइंट लॉजिकली जुड़ा होता है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपके में कई बार मैं शब्दों में सिर्फ छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करता हूं, सेंटेंस पूरा गायब होता है, लेकिन स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होती है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इजिली फ्लो करता हुआ चला जाता है। और आपने देखा होगा बड़े से बड़े चैप्टर का मेरा नोट्स बहुत हार्डली इतने में बनके तैयार होता है, क्योंकि इतना इजी, और बच्चों ने कहा कि इतना पढ़ने में मजा आता है। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा अभी। तो यहां पे क्या होता है, हुकिंग हम शुरू करते हैं, हुक करते हैं। हुक करने का मतलब होता है एक आइडियल स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर के साथ जाकर हुक हो जाता है। उसके लिए हम व्हाट, हाउ, वेयर, इनके बारे में बात करते हैं, मतलब क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए। और अगला जो नियम होता है यूज फ्लो, यानी हमें प्रवाह का प्रयोग करना होता है। नोट्स एब्रप्टली नहीं होते, कभी भी एब्रप्टली नोट्स आप कभी भी अपने दिमाग में एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका फ्लो बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप कलर्स का यूज करेंगे। अब आप कहेंगे सर नोट्स में कलर्स का यूज, जी हां, अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी भी संस्कृति, किसी भी आप जो है सिविलाइजेशन को देख लो, उसमें हम कलर्स का बहुत ज्यादा योगदान करते हैं। हमारे घरों को देख लो, हमारे त्योहारों को देख लो, चारों तरफ हमारी प्रकृति को देख लो। पृथ्वी जब बसंत काल आता है तो कितनी खूबसूरत लगती है, फूल खिल जाते हैं। जब वेस्टर्न साइड में जाओगे तो वहां स्प्रिंग्स जो है वो सीजन बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। तो ये कलर जो होते हैं वो हमारी मेमोरी को इनहेंस करते हैं, हमें खुशी देते हैं, और इसकी वजह से हमारी जो ग्रैस्पिंग पावर होती है वो बढ़ जाती है। अभी आपको सैंपल के साथ दिखाऊंगा, आप मुझे यस या नो लिखकर भेजिएगा। और खास तौर पे मेरा रिक्वेस्ट है जितने भी ओजांकियंस हैं वो जरूर इस समय एक्टिव रहें, जो मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर वो इस क्लास को मेरे को देख रहे हैं तो यूज फ्लो हमें करना है। अब फ्लो हमें डिसाइड करना है अप या डाउन, लेफ्ट और राइट, ठीक है, हमें इस तरह जाना है। तो जनरली मेरे जो नोट्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं और लेफ्ट टू राइट होते हैं, जो कि हमारा एक जो है वो परंपरागत मेथड होता है हमारी आंखों के मूवमेंट का। तो हम लोग फ्लो डिसाइड करेंगे। याद है, चारों लिख लिया। सबसे पहले आपको एक थीम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो आपकी सेंट्रल थीम होती है। दूसरा आपको कीवर्ड, इसी में आपका सारा दिमाग इन्वॉल्व होता है, कीवर्ड्स मुझे आइडेंटिफाई करना है। तीसरा आप स्टार्ट हुकिंग, यानी आप जो हुक करना शुरू करेंगे कि मेरा अगली जो लाइन होगी या अगला जो कॉन्सेप्ट होगा वो पिछले कॉन्सेप्ट के साथ कैसे अटैच होगा, आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। और चौथा जो है फ्लो और कलर्स का इस्तेमाल आप करेंगे। डन है आपके लिए? चले हम लोग आगे, लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं।
अगर मैं तुमसे कहूं, अभी सिंपल सा फंडा देख रहे हैं आप, इसमें कलर्स कितने खूबसूरत यूज किए हैं। अब आपको लग रहा हो कि ओजांग सर ने सन और अर्थ के रिलेशनशिप पर पढ़ाया, लेकिन अभी मैं तुमसे बात करता हूं एक्चुअली इसके अंदर जो सोलर सिस्टम, जो हमारे सन का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड है बहुत अच्छे से, ठीक है, ये नोट्स हैं। इसके बाद सोलर रेडिएशन का जो रेडिएशन मैथोलॉजी है वो पूरी पूरी डिफाइन है। शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव पूरी तरह से डिफाइन है। इसमें जो वीनस यानी शुक्र ग्रह को सांध्य और भोर का तारा क्यों कहते हैं उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है वो डिफाइंड है। इसके अंदर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पूरा डिफाइंड है। इसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस डिफाइंड है कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो प्रॉपर्टीज है वो डिफाइंड है। ये सारी चीजें इसके अंदर डिफाइंड है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण है इसमें यह भी डिफाइंड है, जो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेटिक चेंज एंड ग्रीन हाउस है वो आज प्राकृतिक की बजाय मानव जनित ज्यादा है, दैट इज अ मोर एंथ्रोपोजेनिक। ये जो मेंस का क्वेश्चन है वो डिफाइंड है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके नजरिए से क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक हानिकारक गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड डेंजरस गैस? इसका जवाब भी इसी नोट्स के अंदर शामिल है। अब एक दो ये छोटे इसमें वर्ड के नाम पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट चल रहा है और पूरी की पूरी ये सारी चीजें, मतलब इसके साइंटिफिक, बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि वीनस को जो है वो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ठीक है, और वो लॉजिक कैसे होता है, उसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड का बिहेवियर क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस कैसे काम करती हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस फेनोमेनन क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सबसे बड़ी बात सोलर रेडिएशन का फेनोमेनन क्या होता है, शॉर्ट वेव्स कैसे जो है बिहेव करती है, लॉन्ग वेव्स कैसे बिहेव करती हैं, सोलर पैटर्न्स हमारे क्या होते हैं, सोलर में कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स में हमारे इनपुट से आउटपुट के बीच में क्या होता है। क्या तुम इस पूरे नोट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें हमने कम से कम एक मेंस का, प्री का और साथ ही साथ हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन भी इसमें कर रखे हैं, ठीक है। ये कलर, आप मुझे बताओ ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है, ईमानदारी से बताना कि ये नोट्स आपको कैसा लग रहा है देखने में ही। कितने कम वर्ड्स में अगर आप मैं इसको दीवार पे चिपका दूं, एक तो मेरा सबसे बड़ी बात मुझे देख के अच्छा लगेगा, तो ये नोट्स आप भी बनाना सीख सकते हैं, बहुत बेसिक। और ये बहुत बेसिक नोट्स हैं, इससे भी ज्यादा एडवांस नोट्स मैंने लास्ट आपको RWMI अपनी जो है वो क्लास में मैंने बताया, इससे ज्यादा एडवांस नोट पूरे पूरे 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर वो एक पेज में ले आते हैं। ये हमारी क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा होता है, इसीलिए रिवीजन हमारे यहाँ बहुत आसान होता है। लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, ठीक है। अब हमें स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए क्या क्या चीजें करनी होंगी, लेट्स स्टार्ट इट। नोट्स में मुझे क्या क्या करना होगा, सबसे पहले मेंटल एक्टिविटीज यानी हमें मानसिक योग्यता अपनी बढ़ानी होगी, इसके साथ इन्वॉल्व करना होगा। नेक्स्ट वन, कलर्स को यूज करना होगा, अगर आपके पास कलर्स है तो यूज कर सकते हैं। सिंबल्स का यूज करना होगा और हमें रीस्ट्रक्चर करना सीखना, यानी जैसी किताब हमसे कह रही है, लक्ष्मीकांत, विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी जो हमसे कह रही है, हमें उसको रीस्ट्रक्चर करना सीखना पड़ेगा, यानी इसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट का होना बहुत जरूरी है। ये चारों चीजें, मानसिक जो क्रियाविधियां हैं, कलर, सिंबल्स और रीस्ट्रक्चरिंग यानी पुनर्संरचना, ये इसका सबसे बड़ा गुण रहेगा। लेट्स स्टार्ट इट, आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए हम सीधे अब नोट्स बनाने के तरीके पे आते हैं। तो ये एनसीईआरटी क्लास 7th का जो है वो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 9। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत उठा लीजिए, कुछ भी आप करिए मेरे साथ आप। तो मैंने ये इंग्लिश का एक सैंपल लिया है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के इसको बता दूंगा, आपके पास किताब होगी तो आप उसमें पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। इससे नोट्स बननेगा कैसे, डायरेक्टली आप कैसे जो है इससे नोट्स बना सकते हैं। तो जैसे ये आपका एक एनसीईआरटी है, अब इसमें क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए मैं चैप्टर ही आपके सामने पढ़ता हूं और चैप्टर पढ़ते हुए मैं आपको इसमें बताता हूं कि इसको मुझे कैसे कैसे चीजें करनी है। डन। अब ये कह रहा है चैप्टर का नाम हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई, थीम आइडेंटिफाई, मैंने नियम नंबर 1 क्या बताया था, सबसे पहले मुझे थीम या टॉपिक आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा मैंने क्या नियम बताया, दूसरा मैंने आपको नियम बताया कि आपको इसके बाद कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर आपको हुकिंग करनी होती है, फिर आपको फ्लो के साथ उसको लेकर जाना होता है। अब यहां पर लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ये मेरा एक टॉपिक है। चलो एक बार हम इसके साथ तुम्हारे साथ पढ़ लेते हैं इसको, और पढ़ने के बाद इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें इसको कैसे यूटिलाइज करना है। लेट्स स्टार्ट इट। तो ये है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड, यानी कि जो है मैं हिंदी बताता जाता हूं इसका, शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन। ये एनसीईआरटी 7th क्लास 9 चैप्टर है, क्वेश्चन आया हुआ है प्री एग्जाम में यहां से। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं और मुझे नोट्स अब इस स्ट्रक्चर से कैसे बनाना है, ये ढेर सारे हैं, मुझे इसको एक पेज के अंदर लेकर आना है या 2 पेज के अंदर लेकर आना है, मुझे कम से कम शब्दों में रखना है, मुझे LWMI नोट्स बनाना है। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हम लोग इसको समझते हैं। जस्ट एज अ फॉरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द प्लेस वेयर ट्रीज आर द मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये इंट्रोडक्शन दे रखा है। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो है वो सेगमेंट आ गया।
ये कहता है कि फॉरेस्ट ऐसी जगह होती है जहां ट्री जो है वो मुख्य वनस्पतिक क्षेत्र है, और ग्रासलैंड सबसे पहला बात करता है इसमें, ग्रासलैंड की डिफिनीशन इसने दे दी है। ठीक है, ग्रासलैंड वो इलाके हैं जहां पर ग्रास जो है वो मुख्य जो है डोमिनेंस है, सबसे उसका प्रभुत्व है। ग्रासलैंड मेकअप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस, और कहा जाता है कि 1/4 जो भूमि है वो ग्रासलैंड है पूरे संसार की। द टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रोज हियर जनरली ग्रेटली डिपेंड ऑन द व्हाट द क्लाइमेट एंड सॉइल आर लाइक। तो किस पे डिपेंड होता है? क्लाइमेट और सॉइल पर डिपेंड करता है, यानी कि वहां की जलवायु और मिट्टी कैसी, इस तरह से घास तय करेगी। द क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। इट इज टिपिकली यूज एज अ बेसिक ऑफ डिवाइड द वर्ड ग्रासलैंड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, दुनिया के जितने भी ग्रासलैंड है वो 2 हिस्सों में विभाजित है। मैं पढ़ पढ़ के बताता जा रहा हूं, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। एक टेम्परेट रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रीजन, यानी शीतोष्ण कटिबंध और दूसरा उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो अब इतनी इंफॉर्मेशन लिखी है, हम लोग क्या करते हैं, हम इसको पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो लिखते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि LWMI नोट्स कैसे काम करते हैं और हम कैसे जो है वो अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। तो आपको करना यह है कि आपकी जो कॉपी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से नोट्स मत बनाइएगा, कॉपी को इस तरह कर लीजिए, यानी कि आप इसको जो है लैंडस्केप करेंगे। प्लीज मेरे साथ शुरू करिए, बनाइए। मैं आपको अभी आज क्लास में सिखाता हूं, आपको क्या करना है, इसको लैंडस्केप कर लेना है। इस तरह से नोट्स नहीं बनेंगे। मेरा जो थीम है, अब मेरे साथ इसको करते जाओ, जो मेरा थीम है लाइफ इन टेम्परेट जोन। मैं अगर इसको नोट्स को बनाऊंगा तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, स्टाइल आप सीखना चाहो तो सीख लो। लाइफ इन अ टेम्परेट जोन, ये क्या है, मेरा मेन थीम है। बट या टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ये वर्ड है, यहां पे थीम आया हमारा ग्रासलैंड। दिस इज योर ग्रासलैंड। अब एनसीईआरटी के साथ जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ी मजेदार चीज है कि बहुत सी किताबें हैं जो आपको बेसिक्स नहीं सिखाती हैं, वो आपको एडवांस में चली जाती, बहुत सी किताबों में दिया हुआ है। लेकिन अभी मैंने एनसीईआरटी का पैसेज जो आपके सामने पढ़ा, उसने इसी के अंदर ही आपको सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं कोई भी एक नियम होता है, यूपीएससी कहता है कि जब भी किसी शब्द का इस्तेमाल करो, व्हेन यू यूज एनी वर्ड, उसकी मीनिंग के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे लिए व्हाट इज द टेम्परेट, मैं सबसे पहले टेम्परेट लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि अबव 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से ऊपर और लगभग 66 डिग्री से नीचे अगर मैं बात करूं, तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, ये दोनों अक्षांशों के बीच में मुझे ये टेम्परेट जोन मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 23.5 से 44-45 तक भी होता है, लेकिन 66 तक अगर हम कटिबंधों की बात करें तो हमें यहां पर हमें टेम्परेट जोन दिखाई पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा लोअर साइड एंड अपर साइड हमें ये टेम्परेट जोन दिखाई पड़ता है। तो जब मैंने टेम्परेट शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझे पता होना चाहिए टेम्परेट क्या होता है। दूसरा कहते हैं कि व्हाट डू मीन बाय ग्रासलैंड, मैं किस टॉपिक के बारे में पढ़, जो टॉपिक मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं पहले मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने यहां पढ़ा तो इसने कहा कि ग्रासलैंड क्या होता है, बहुत अच्छा, यहां पे एनसीईआरटी के साथ यही है कि वो हर चीज को डिफाइन अच्छे से करते हैं। ग्रासलैंड कैन बी डिफाइंड एज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। इन्होंने यहां दे दिया है, इन्होंने कहा कि जहां पर ग्रासेस जो है यानी कि जो घास है वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रास लाइफ होगी। ठीक है, अब साथ ही साथ कहते हैं कि पूरी दुनिया का जो 1/4 लैंड है वो ग्रासलैंड है। अब ये मुझे इतने पॉइंट्स को लिखना है। अब देखिए, मुझे क्रिएटिविटी और कीवर्ड चाहिए। मैंने आपको क्या बताया, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, कम शब्दों में मुझे ज्यादा जानकारी चाहिए। जो भी बच्चे इच्छुक हो वो मेरे साथ कर सकते हैं, जो सुनने के लिए आए हैं वो मुरारी बापू की कथा सुने, आह वाह करें और निकले। ठीक है, लेकिन जो है वो आज मेरे साथ सीख कर जाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहां बात करेंगे। अब क्या है ग्रासलैंड, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, अगर मुझे इसके नोट्स बनाने हैं तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहां घास बना दी। ठीक है, ये घास, घास मतलब ये डोमिनेंट टाइप हो गया, डोमिनेंट। ठीक है, ये मुख्य बात, यहां पर क्या होगा, ग्रासलैंड डोमिनेंट। और क्यों, इसलिए डोमिनेंट का मतलब, अब जब मैंने कहा कि यहां घास जो है वो सबसे प्रभावशाली वनस्पति है, घास सबसे प्रभावशाली वनस्पति है, ग्रास इज अ डोमिनेंट टाइप ऑफ जहां वेजिटेशन। तो मैंने डोमिनेंट का मतलब, लेकिन मैं डोमिनेंट यानी प्रभावशाली है, प्रभावशाली का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्रभावशाली को मैंने कहा, इसमें यूपी इसी ने ही एक सिंपल सा मैंने कलर चेंज किया और मैंने इसमें दिखाया, और इसमें लिखा था कि वर्ड का, ये वर्ड है, पृथ्वी है हमारी, तो वर्ड का लगभग 1/4, अब मैंने क्या किया, 1/4 हिस्सा, ध्यान से देखो, विश्व का 1/4 हिस्सा ग्रासलैंड है।
अब उसमें 3 पैराग्राफ जो लिखे थे उसको मैंने 2 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरा थीम क्या है? मेरा थीम या टॉपिक है लाइफ इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय टेम्परेट? टेम्परेट कहते किसको? शीतोष्ण होता क्या है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अब आपके जलवायु विज्ञान के टीचर ने यहां पढ़ा दिया कि इस जोन में एक्चुअली में सन का एंगल तिरछा पड़ता है, यानी सूर्य की किरणें धीमी पड़ती है। आप चाहो तो वहां सिंबल बना सकते हो। दूसरा, ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। कितना डोमिनेंट? कहा कि विश्व का 1/4, 1/4। इसको मिलाओगे तो क्या होगा? ये आपका क्या है? 1/4 हो गया। दिस इज 1/4 हो गया, मेरा काम हो गया। मुझे कोई लाइन नहीं लिखनी है, मेरे अपने सिंबल से मैं किसी को अपना नोट सुधार दे दूंगा, 4 गाली देते हुए मुझे वापस करेगा, बोले रख ले, पता नहीं क्या गोजा पा जाए इसमें, ठीक है। ये कोई नोट्स होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने इसमें बनाया है। अब ये क्या है? दिस इज नोन एज, ध्यान से समझना, मैं यहां आपको पहले सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं कि इसको हम लोग बोलते हैं की वर्ड्स। यही है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब होता है चाबी जो होती है वो पूरे ताले को, इतने बड़े से ताले को एक चाबी खोल देती है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी कहानी में मैंने कीवर्ड को आइडेंटिफाई किया और कीवर्ड्स को कन्वर्ट कर लिया अपने सिंबल्स में, क्रिएटिविटी इस्तेमाल की। अब आप ये सोचिए, मुझे ईमानदारी से जो स्टूडेंट है, कि जब आप इसको सोच रहे होंगे, इमेजिन कर रहे होंगे खुद को एक्टिव, तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग भटक सकता है? आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पूरी लाइन को कैसे एक सिंबल में इस्तेमाल करूं, और आप आश्चर्य करेंगे अगर आपको मौका मिले। क्योंकि मेरे पास टॉपर की कॉपी है इसलिए मैं जानता हूं, ठीक है। तो लेकिन एक वो है कि मैं उसको शो नहीं कर सकता आप लोगों को। 2-3 कॉपियां हैं मेरे पास। मैंने देखा है भाई साहब, उनके मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के नोट्स ये पतले पतले, और वो इस तरह की चीजें करते हैं, तभी उनके लिए पढ़ना आसान, तभी एक पेज में आपका सब कुछ आ जाएगा। तो मेरा टॉपिक हो लाइफ इन ए टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रास इज ए डोमिनेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। अब ये घास मैंने बना दी, और कितना? 1/4 हिस्सा संसार का ग्रासलैंड है। चलिए आगे चलते हैं, डन है। अब आ जाओ, ध्यान से आगे पढ़ो। इसमें बहुत अच्छी चीज, एज अ क्लाइमेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रासलैंड। तो अभी मैंने फिर वापस आता हूं। अब ये मेरे पास क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जब भी आप पढ़ोगे तो क्लाइमेट, जब आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ते हो, मैं हमेशा कहता हूं जिसके पास क्लाइमेट की चाबी है, जिसने इस चैप्टर को पकड़ लिया, भूगोल उसका है। मैं क्लाइमेट के बेसिस पे कोई भी चीज प्रूव कर लेता हूं अपनी ज्योग्राफी में। तो क्लाइमेट कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो उपलब्ध करता। और ये जो ग्रासलैंड है वो दुनिया भर का ग्रासलैंड 2 भागों में विभाजित है। अब जरा चलो, अब ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ है, और मुझे इसको क्विक सिर्फ 2 पॉइंट में लिखना है। अब चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे लिखना है। और आगे कहता है कि वर्ल्ड का ग्रासलैंड जो है वो टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन में बटा हुआ है। मैं बना देता हूं इसको, ठीक है, आपके सामने बनाता हूं। अब ये जो ग्रासलैंड है, यहां से इसने कहा, ये जो ग्रासलैंड है, इसमें जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट, मैंने लिखा क्लाइमेट, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो मैंने क्या किया? ऐसे मूछे बना दी चौधरी वाली, ठीक है। अब चौधरी का मतलब क्या? मैंने अपना एक इमेजिनेशन किया कि चौधरी की जो चौधरी बहुत प्रभावशाली, तुमने देखा कोई बहुत प्रभावशाली या कोई जो दादा आदमी होता है तो ऐसे मूछों के साथ वो फोटो खिंचाता है। तो मेरे दिमाग में आया कि प्रभावशाली, मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर जो है वो ग्रासलैंड को बनाने में कौन सा है? वो भैया सबसे प्रभावशाली फैक्टर क्लाइमेट है। तो मैंने लिख दिया क्लाइमेट सबसे प्रभावशाली फैक्टर। और आप ये मत कहना कि सर ये नहीं आता, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। कभी मेट्रो, बस, कहीं सफर किया है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूं, आपके अंदर ये चीजें हैं। कल किसी बच्चे ने कहा हमें कुछ नहीं आता, तो भैया हम कहना कि दूसरे ग्रह से थोड़े ना आए हो। जब आप मेट्रो में जाते हो, ठीक है, तो वहां पर ऐसे लिखा होता है, जैसे कोई सीट होती है, तो सीट लिखा होता है, ऐसे क्या होता है? ऐसे फोटो बनी होती है, ठीक है, और ये ऐसे आदमी छड़ी लिए होता है, और लिखा होता है दैट इज, ये सीट इसके लिए है, ठीक है। इसका मतलब कहीं नहीं लिखा होता, उसमें आपको सिंबल देख के आप ये समझ जाते हो कि ये सीट जो है बुजुर्गों के लिए आरक्षित है। या दरवाजे पे ऐसे क्या होता है? आपका पंजा बना होता है, आपने कई बार देखा होगा, यहां पर ऐसे जो है आपका पंजा बना होता है, और इसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान होता है। इसका मतलब यहां हाथ ना रखे, और हम आसानी से समझ जाते हैं। इसके लिए थोड़े ना होता है कि चलो मम्मी डिक्शनरी खोलो, देखो इसमें क्या मतलब है। कभी हम ऐसा नहीं करते। दैट मींस द क्रिएटिव सिंबल्स इज द पार्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। हमें पहले से ही उसके बारे में पता होता है, हमें इस स्किल को जो आपके पास पहले से ही है उसको यूटिलाइज करना। अब जरा देखो कि मैं यहां क्या आपके सामने नोट्स बनाने जा रहा हूं। मैंने क्या किया? इस क्लाइमेट को प्रभावशाली कारक है। अब ये जो वर्ल्ड का ग्रासलैंड है, यहां मैंने बताया ना, यहां मैंने क्या बताया? 1/4। अगर मान लो अभी बिगिनर हो तो लिख लो 1/4 है। अब 1/4 है तो मैंने क्या लिखा? ये 2 तरह का होता है वर्ल्ड जो ग्रासलैंड है। चूंकि ये मेरा वर्ल्ड ग्रासलैंड का हिस्सा हो गया, मैंने यहां बना लिया। मैंने लिखा ये 2 टाइप का है, एक ट्रॉपिकल और दूसरा टेम्परेट। हो गया पूरी कहानी। अभी मैंने ब्रांच बनानी नहीं शुरू की है, मैंने पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया इसके अंदर।
ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिया। पेंसिल या पेन से बनाओगे तो इतनी भी जगह नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत मोटा होता है ये लिखने के लिए, तो ये इतना ज्यादा टाइम ले रहा है, इतना भी टाइम नहीं लेगा। अगर आप पेंसिल या पेन से बनाते हो इतनी भी जगह नहीं लेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं कि ये कीवर्ड है, फलाना है, ढिकाना है, तो ये मैं तुम्हें समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। मजा आया? अब आप देखिए कि पूरा जो चैप्टर है, अब मैं अगर इसको डिकोड करूं, मैंने पूरा लाइफ इन अ टेम्परेट ग्रासलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रासलैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रासलैंड, क्यों कहते हैं, व्हाई दिस इज नोन एज ग्रासलैंड, ठीक है, दुनिया में इसका क्या सेगमेंट्स है, ग्रासलैंड को बनाने का सबसे प्रभावशाली कारक क्या है, मैं अब क्या कर रहा हूं, फ्लो स्टैब्लिश कर रहा हूं, क्या बना रहा हूं, फ्लो। और देखिए मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए। फ्लो में क्या है, सबसे प्रभावशाली कारक क्या है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर एग्जाम में तुम्हें क्या लगता है, एनसीईआरटी से जो ऑब्जेक्टिव इतना प्रभावशाली मीडियम होता है एनसीईआरटी, ऑब्जेक्टिव बनाते कैसे हैं, पैराग्राफ पूछते हैं, नहीं, मैंने उस दिन बताया था बीटीएल पूछते हैं, बिटवीन द लाइंस, जिसको मैं पढ़ाता हूं अक्सर कि बिटवीन द लाइन समझो। अब एग्जाम में देख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द डोमिनेंस इन द ग्रासलैंड, या ग्रासलैंड के बारे में सबसे प्रमुख तथ्यों की जांच करें, ये प्री का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कह दिया कि वर्षा सबसे प्रभावशाली कारक है ग्रासलैंड की, पहला सेगमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा इन्होंने दे दिया कि ग्रासलैंड केवल टेम्परेट होते हैं, यानी केवल शीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, जो आपके घास के मैदान होते हैं। तीसरा कह दिया कि दुनिया की 40% भूमि जो है वो आपकी घास भूमि है। चौथा विकल्प दे दिया नम नाउ द निम्नलिखित में से कोई भी नहीं। अब एग्जाम में आप क्या होगा, इसी में भटक जाओगे, क्योंकि आपने जल्दबाजी से जब उसको पढ़ा था तो पहला वाला पैराग्राफ तो हम वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं। जब ये वाला मैंने खोला था और आप लोग पढ़ते हैं इसको, सबसे पहले आप लोग क्या होता है, जल्दी से स्किप कर देते हैं। सबसे पहले कहां आपका ध्यान भटकता है, सबसे पहले आप आते हैं हेडिंग पर। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? इस वाले पार्ट को तो आप ध्यान ही नहीं देंगे, आप सीधे सबसे पहले किस पर आते हैं, द प्रेरीज। जल्दी जल्दी इसको पढ़ लो, और इसमें भी जो बोल्ड करके वो दे देते हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं, जो थोड़ा सा आपको कहीं इंपॉर्टेंट दिखा वो नोट डाउन कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपके ध्यान में रहती हैं, नहीं ध्यान में रहती हैं। राइट, यहीं से क्वेश्चन बना दिया मैंने, अभी आपके सामने क्वेश्चन बोला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सही, जो इसमें सही होगा, ट्रू होगा। तो हाँ, क्या होगा, एग्जाम में जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं वही यही सबसे बड़ी होती है। अब हमें वहां ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनेशन में कहेगा कि दुनिया की 40% भूमि ग्रासलैंड है, एग्जाम में जो आपसे गलती होगी। अब यहां पर क्या है, कहीं पर आपके नंबर नहीं लिखे हैं, और आपकी दिमाग जो होता है वो नंबर्स को नहीं समझता है, वो इमेजिनेशन करता है। इमेजिनेशन, जो नंबर्स आप विजुलाइज करते हैं वो देख लेता। इसमें क्या है, इसमें वर्ड में लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है ना 1/4 ऑफ द नियरली 1/4 ऑफ द रीजंस इज द ग्रासलैंड, या 1/4 है। अब आप क्या हुआ, एग्जाम में जब आप गए आपके सामने डिजिट है, आप कंफ्यूज हो गए कि मैंने क्या पढ़ा था कॉपी में। नोट्स बनाने के बावजूद इसको आप पॉइंट्स में लिख लोगे, उसके बाद भी गलत कर दोगे। राइट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों से होती गलतियां, मैं तो हजारों बच्चों से मिल चुका हूं। कितने क्वेश्चन सर, 75 क्वेश्चन सही किए हैं सर, 78 क्वेश्चन सही किए हैं। 2 दिन बाद सर नहीं हो रहा है प्री, सर 25 क्वेश्चन गलत हो गए, सर 24 क्वेश्चन गलत हो गए। वो यही रीजन होता है। वहां पे क्या होता है, क्योंकि यहां आपने पढ़ा है डिजिट, यहां आपने पढ़ा वर्ड, यहां आ गया डिजिट, खेल गया आपके साथ। अब वहां दिमाग में नहीं आता यार कितना किताब में पढ़े थे, कितना परसेंट था, तो फिर वहां आपसे सिलेक्शन में गलतियां हो जाती हैं। डन है। अब वहां पे सिंपल सा पूछ लिया कि जो है वो वर्षा सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपने क्या हुआ, आपको लगा कि वर्षा ही क्लाइमेट है। नहीं, वर्षा जो होती है यानी रेनफॉल होता है वो क्लाइमेट का एक फैक्टर होता है। क्लाइमेट में बहुत कुछ आ जाता है वहां के लिए, सिर्फ जो है वो रेनफॉल। अब आपको लगा रेनफॉल, यस यस यही तो क्लाइमेट है, और आपने वहां टिक मार दिया, खत्म हो गया खेल। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से बीटीएल, मैंने हमेशा कहा बिटवीन द लाइन, यही तो सबसे खास बात है। एनसीईआरटी या लक्ष्मीकांत ही है, विपिन चंद्रा की बात करो, स्पेक्ट्रम की बात करो, उसमें बीटीएल निकालना पड़ेगा, उसमें फैक्ट्स को निकालकर यूज करना पड़ता है। ठीक है, और हमें अपने लिए उसको मॉडिफाइड करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा रीस्ट्रक्चरिंग, बहुत सोच समझ के लाइन लिखी थी, रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तब जाकर यूपीएससी जो है वो आप क्रैक कर पाओगे। ये किताब तो सबके पास है, जो 13 के 13 लाख लोग जो है फॉर्म भरेंगे उनके पास सेम यही किताब है, अलग नहीं छपती है, सबके लिए यही वाली छपती है। देखो तुम्हारे यहां भी जो होगी वो बिल्कुल ऐसे ही होगी, अलग नहीं होगी, यही फोटो यही सब कुछ। लेकिन क्या फर्क होता है, कुछ लोगों को पता होता है कि इसमें से क्या निकालना है और कुछ लोगों को नहीं पता होता क्या नहीं निकालना है। अब हम आ जाते हैं, यहां से हमने कर लिया, ये हमने इसको देखो, आपने देखा इतने लाइन इतने वर्ड्स थे और इसमें मैंने कोई भी शब्द का इस्तेमाल किए बिना या 1-2 शब्दों का इस्तेमाल किया, नोट्स बना लिए। अब आ जाते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेरी। यहां से क्वेश्चन प्री में कई बार पूछा गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रेरीज पे आ जाऊंगा। अब मेरे मेन थीम से मेरा कीवर्ड जाएगा, मेरी मेन हेडिंग जाएगी। अब पहला तो यहां पर मैंने प्रेरीज के बारे में बात कर लिया। ठीक है, ये मेरा प्रेरीज हो गया। मैं इसको एक सर्किल में इसको घेर दे रहा हूं।
ताकि ये मेरा मेन थीम पता चले। अब मुझे आगे जो भी करना है वो प्रेरीज के बारे में बात करते हुए करना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका नोन एज द प्रेरीज। कहां पर? सबसे पहले टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा बेसिकली जो है टेम्परेट ग्रासलैंड ही हमारा चैप्टर है, तो हमें बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे जब नोट्स बनाते हो तो टेम्परेट ग्रासलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट आपने लिख लिया। जब मैं टेम्परेट की थीम में, जब मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने थीम डिसाइड कर लिया। थीम डिसाइड करने का मतलब हुआ कि अब जो भी चीजें आएंगी मुझे बार बार उसको लिखना नहीं पड़ेगा, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? तो यहां इसकी सबसे खूबसूरती है कि मेरा हुक हो गया। इसके साथ मैंने क्या किया, इसको हुक कर दिया। कहां पाया जा रहा है? नॉर्थ अमेरिका। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेरीज, तो प्रेरीज सबसे पहले होता क्या है? सबसे पहले हम गए, ठीक है, कहां पाया गया? ठीक है, वेयर? नॉर्थ अमेरिका। हो गया। तुमने लिखा, तुम्हें याद है? यह बहुत अधिक है तो उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका लिख लो, बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो आपने नॉर्थ अमेरिका लिख, यूएसए मत लिखना, नॉर्थ अमेरिका। इसमें कनाडा का भी हिस्सा आता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका लिख लिया। प्रेरीज कहते हैं इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। तो सबसे बड़ी बात यह, जो प्रेरी है वो कैसा है? तो फ्लैट है, जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड है। फॉर द मोस्ट पार्ट प्रेरीज आर द ट्रीलेस बट नियर द लो लेइंग प्लेन्स, फ्लैकिंग रिवर्स वैली, वुडलैंड कैन बी फाउंड। अब ये जो है प्रेरी, ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है एग्जाम में। प्रेरीज जो होती हैं ये ग्रासलैंड होती हैं, जब ये जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, यहां छुटपुट घास हल्की हल्की पाई जा रही है। लेकिन जो स्टेपीज होती है, जो दूसरा नाम हो, वहां पे जो है वो वृक्ष नहीं पाया जाती है। अंतर पूछा गया एग्जाम में। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको लिखना है कि मोस्टली जो है वो क्या हो, देयर आर ट्रीलेस, यहां पर जो है वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखना है आपको? यहां पर जाना है प्रेरीज। अब एक काम करो, सिंपल ऐसे जो है ट्री को काट दो, ट्रीलेस हो गए, ठीक है, या ऐसे बना दो, नियरली ट्रीलेस, लगभग जो है वो वृक्ष है। अंतर पूछा था, ठीक है, स्टेपी और सवाना के बीच का अंतर पूछा था। सवाना को भी ग्रासलैंड बोलते हैं और स्टेपीज को भी ग्रासलैंड बोलते हैं, दोनों के बीच का अंतर पूछा था। बहुत बच्चों ने गलत कर दिया, यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। ग्रासलैंड अभी आपको सवाना भी पढ़ना है, क्योंकि सवाना में क्या होता है, एलिफेंट ग्रास पाई जाती है और वहां छितराए हुए वृक्ष पाए जाते हैं, स्कैटर्ड ट्रीज पाई जाती है। लेकिन स्टेपीज और ये प्रेरी जो है, ये जो हमारे ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड, यहां पर वृक्ष ना के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है वो ट्रीलेस पूरा एरिया होता है। यही डिफरेंस उठाकर उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया था। क्लियर है? तो अब मैंने इतनी पूरी लाइन को बाकी कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो मैंने इस पूरी लाइन को लिख लिया कि दैट इज द मोस्टली ट्रीलेस हो गया। मेरे लिए मेरा वृक्ष हो गया, ठीक है, सुंदर सुंदर बना देते हैं वृक्ष, और ये मेरा ट्रीलेस हो गया। चलो, gently sloping hill in most of flanking rivers woodland can be found. Tall grasses up to 2 meter height dominated the landscape. It is actually a sea of grass. अब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मेरे लिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सी ऑफ ग्रास बोलते हैं, सी ऑफ ग्रास, ठीक है। तो ऐसे बना लो, ग्रास लंबी लंबी, तो यहां लिख लो नियरली 2 मीटर, याद रहेगा। डोमिनेंस 2 मीटर ऊंच, जो यानी कि घास की ऊंचाई जो है वो इसको 2 मीटर बोलते हैं। और सवाना में जो घास होती है उसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं, वो और भी ज्यादा होती है, 6 मीटर तक भी कई बार ऊंची वो हमें दिखाई पड़ती, काफी ऊंचाई तक वो हमें दिखाई पड़ती है। शिकार के लिए सबसे अच्छी, उसको हंटिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। डन। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स इन द वेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहां हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, अक्सर इसी पार्ट को आप स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैप लगाना है, आपको इसकी डायरेक्शंस देखनी प्रेरीज की। तो आप क्या हुआ, डायरेक्शंस पे गए, डायरेक्शन या मैप, इसका जो भी नाम रख दो, इसको सबसे अलग से एक हेडिंग रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट टाइम आपको प्री का एक क्वेश्चन डक्कन प्लेट्यू का कराया था, उसमें क्या हुआ था, यूपीएससी ने यही पूछा था, इसकी ढाल पश्चिम में है, इसकी ढाल दक्षिण में है। आपने देखा था वो क्वेश्चन आपको जब मैंने कराया था ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटीज में। तो वहां पर जो है ये सबसे पहले बीटीएल में यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप इसको सबसे पहले भूल जाते हो, या तो आप इसको लिख लेंगे, लिखना नहीं है, इसको मैप करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैपिंग में क्या होगा, मैपिंग में हमें डायरेक्शन में हमें पता है ये हमारा ऐसे बनना है। तो ऊपर हो गया नॉर्थ, बायां हाथ रख लो, जिधर दायां हाथ उधर हो गया शाबाश साउथ, जिधर आपकी नाक जा रही है वो हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट,
ठीक है, डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर कॉपी में लिखोगे इट्स स्लोप इज इन नॉर्थ, इट्स जो है वो हाईलैंड इन द साउथ, कुछ नहीं एग्जाम में याद आएगा, सब चौपट हो जाएगा। एग्जाम में मेमोराइज करने के लिए फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, हुक की जरूरत पड़ती है। अगर हमसे यही गलती होती, कॉपी में हम लिखते हैं, एग्जाम में ना नॉर्थ समझ में आता ना साउथ समझ में आता है, उसमें तो ब्रह्मांड की तरह सब कुछ जो है वो गोल गोल सा ऐसा जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। गुड, वेरी गुड, शाबाश, गुड। यही उम्मीद थी, जब पढ़ाया करूं तो उसको रिप्रोड्यूस कर दिया करो, हर मंच पे दिखाओ ना यार कि हम लोग यार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। क्या धुआं क्या कर दो उसको जो उठा के। तो यहां क्या कर रहा है, ध्यान से। अब अगर मैं इसको लाइन बाय लाइन लिखूंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, इसके लिए या तो आप 2-3 साल रटोगे, खूब रटोगे, तब हो सकता है कि किस्मत चमत्कार, या हो सकता है कि भाई च्यवनप्राश या जो है ब्राह्मी जड़ी बूटी खा के आपका दिमाग तेज हुआ। लेकिन मैं तो यार मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जो है सिंपल आप लोगों के जीवन का एक हिस्सा रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं बिना मफलर का आम आदमी हूं, समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पर मैं जो है वो आम चीजें बताऊंगा जो हर स्टूडेंट के काम आ जाए। मेरा तो ये है कि मेरे गुरु ने मुझसे जो है, जो लंदन के गुरु थे मेरे एनएलपी के, उन्होंने कहा था, उजांग, दुनिया में सिर्फ 2% लोग सक्सेस होते हैं और 98% लोग जो है वो हर चीज में फेलियर हो जाते हैं, दुनिया उनको भूल जाती है और वो पूरी दुनिया की तोहमत का शिकार होते हैं। इन 98% लोगों के लिए ना तो कोई सेमिनार्स है ना कोई बुक्स है, इनको कोई ध्यान नहीं देता। तो वहां पर एक बात हुई कि सर मैं इनके लिए लड़ूंगा, ठीक है, इनके अंदर भी विश्वास लेकर आऊंगा, और मेरी लड़ाई एक्चुअली में वही है, ठीक है, जो आपसे बता रहा हूं। जिनको आता है, जो टॉपर्स हैं, जिनके माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, आईएएस हैं बहुत बड़े, वो अपना करके जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो उनके लिए लड़ने आया हूं जिनको दुनिया कहती है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बेकार हो, तुमसे नहीं आता, जिसको खुद पे यकीन हो गया कि वो कुछ नहीं कर सकता, मैं उसके सपने जगाने आया हूं और जगा के जाऊंगा, और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। अब मुझे प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आया एग्जाम में मैचिंग करने को, कई बच्चे भूल गए कि रॉकीज और आल्प्स में जो है वो उनकी डायरेक्शंस क्या होती है। तो यानी नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन पाया जाता है, लेकिन ये रॉकी माउंटेन कहां है, वेस्ट में। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब मैप करना। अगर मैं ये वर्ड मैं पढ़ूं, तुम छोड़ो, तुम तो स्टूडेंट हो, मैं अगर पढ़ूं तो मुझे 1 हफ्ते बाद मैं भूल जाऊंगा, पक्का भूल जाऊंगा। ये सिंपल सी मेमोरी, खुद पे लानत मत दो, मैं भूल जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसको विजुलाइज कर लूं, ठीक है, तो ये मुझे कभी नहीं भूलेगा। अब विजुलाइजेशन टेक्निक बताता हूं। ये मेरा नॉर्थ है, ठीक है, और मैंने कहा जो रॉकी है वो नॉर्थ में। अब 2 तरीके से नॉर्थ में इसका मैंने क्या करा, प्रेरी की जो बाउंड्री है वो नॉर्थ में हो गई, ठीक है, ये माउंटेन हो गया मेरा रॉकी माउंटेन। ये भी बना सकते हैं। या तुम्हें याद है रॉकी बॉल्बोआ, अगर मैं तो बड़ा उस मूवी का फैन हूं, वो थीम मुझे बड़ी पसंद है, रॉकी बॉल्बोआ की जो है वो मूवी जो थी बॉक्सिंग की, मैं उसको भी बना सकता हूं। अब देखो क्या लिखा है, इन द वेस्ट, ठीक है। अगर मुझे यहां जाना है, दैट्स मैं इसको ये है जो है क्या कहां बना रहा हूं, आई एम मेकिंग इन अ वेस्ट, मैं इसको वेस्ट की तरफ बना रहा हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा। तो रॉकीज यहां आ गई, डन। कह रहा है एंड द ग्रेट लेक्स, 5 नदियों का आपको पता है समूह, कई बार एग्जाम में आप जानते हैं भूगोल में आ चुका है, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स जो कनाडा और जो है वो यूएस के बीच में भी बाउंड्री भी बनाती है और उनके बीच में डिवाइड भी होती है, और वहां के पूरे स्टील उद्योग की ये जान है, इसके बारे में आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो कहता है ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं, चलो भैया। अब क्या हुआ, ईस्ट की तरफ हम गए और यहां पर ग्रेट लेक्स बना दिया, जल, ठीक है, ये जो है वो झीलों का समूह है, जो ह्यूरॉन है, ठीक है, ये सारी जो हमारी झीलें वो यहां पर आ गई। तो मैंने यहां बना दिया ग्रेट लेक्स, चाहो तो लिख दो, ग्रेट लेक्स हो गई। इनके कोड में बता दूंगा इनको कैसे याद करना है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कि मैप पे देखो नॉर्थ अमेरिका में, यू कैन सी दैट द प्रेरीज कवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड पार्ट्स ऑफ कनाडा, इन दोनों के बीच में एन एरिया इज ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ मिसिसिपी एंड द कैनेडियन प्रेरीज आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सस्केशेवन रिवर। 2 नदियां यहां पर बह रही हैं, सस्केशेवन बह रही है और मिसिसिपी बह रही है। अब मुझे क्या करना है, इसी मैप के अंदर ये पूरा मुझे पैराग्राफ खत्म करना, और ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपको ये समझ में आ गया, मुझे कलर चेंज करना है यहां सिंपली, ठीक है, मैंने कलर चेंज कर लिया। ये कह रहा है कि ये कनाडा और यूएस के बीच में अपनी बाउंड्री बना रहा है, पश्चिम में है रॉकीज, ठीक है, रॉकी हो गया। ईस्टर्न साइड में अब बता सकते हो, ईस्टर्न साइड में ग्रेट लेक्स हो गया, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में हमारा कनाडा हो गया, साउदर्न साइड की तरफ यूएस का जो है वो हिसाब किताब बन गया। यहां 2 नदियां बह रही हैं, जो यूएस के क्षेत्र है वहां पर मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी बह रही है, और कनाडा साइड में जो नदी बह रही है, जरूरी नहीं कि आप डायरेक्शन एकदम सही बनाओ, क्योंकि इसमें मैं खुद को इन्वॉल्व कर रहा हूं, आप इसमें ना सो सकते, क्योंकि एक्टिव स्टडी करते समय आप सो नहीं सकते, आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो रही है, आपका जो मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है, आपका जो है वो सेगमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। यस या नो, हाँ हो रहे हैं सर। मुझे अब ये देखकर, ठीक है,
मुझे माउंटेन्स की डायरेक्शंस कभी नहीं भूलेगा, एग्जाम में मुझे ये चित्र याद रहेगा, मुझे वो पैराग्राफ मैं भूल जाऊंगा। देखो मैं अभी गलती कर गया था शुरुआत में, क्योंकि वो वर्ड्स हमारे दिमाग की टेंडेंसी होती है, वो इस तरह की चीजों को नहीं याद करता। मैप को हमेशा अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे बताओ एटलस की बुक कभी छापी जाती? आज से नहीं, टॉलमी के समय से, जब उसने भूगोल की पहला जो है मैप निकाला था, तब से लेकर आज तक मैप की बुक पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती, चाहे ओरिएंट ब्लैक स्वैन, आप ऑक्सफोर्ड, मैप की बुक क्यों टीचर कहता कि मैप के बिना ज्योग्राफी नहीं पढ़ी जाती? यस या नो? क्योंकि जो आप विजुअलाइज जब तक नहीं करोगे तब तक आप उसको कभी भी समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बताता हूं, ये राज्य यहां है, ये बाउंड्री वहां है, वो जो है वो सीमा यहां है, कुछ नहीं मतलब है, राइट? आप मुझे बताओ, ये छोटा सा फिगर देखकर इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते? करके दिखाया है, बता के नहीं, करके दिखाया, तुम्हारे सामने पढ़ के दिखाया है।